नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में हूं प्रशांत धवन। नाउ मैंने आपको बताया था G7 समिट शुरू हो चुका है और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग्स यहां पर होंगी। पहली मीटिंग हो चुकी है, इमेजेस सामने आई है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी हाथ मिला रहे हैं। बहुत ही लिमिटेड वार्तालाप हुई है। कल इंडिया और यूएसए का एक प्रॉपर बायलैटरल होगा, वहां पर देखना होगा कि मीडिया के सवाल लिए जाते हैं या नहीं लिए जाते। बट अभी के लिए यहाँ पे आप देख पाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को कह रहे हैं थैंक यू फॉर द वेलकम इन एवियान माय फ्रेंड। एवियान एक जगह है फ्रांस में, वहां पर इस बार का G7 समिट होस्ट किया गया है और जो विजुअल्स निकल कर आए हैं वो साफ साफ ये बताते हैं कि वर्ल्ड लीडर्स डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं हैं। अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो कई इस टाइप के आर्टिकल भी देखे गए हैं जहां पर यह लिखा है कि वायरल G7 की फोटो दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले खड़े हैं जबकि बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं ये हडल कर रहे हैं टुगेदर। देखिए, मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी मिलने के लिए नहीं आया। बिल्कुल ऐसे आर्टिकल्स आज के समय पब्लिश किए जा रहे हैं। बट पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे थे, कुछ और वर्ल्ड लीडर्स हाथ मिला रहे थे। कियर स्टारमर इंटरेस्टिंगली जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा है और ट्रंप और उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई। आप देखोगे इवन जो यूके मीडिया है वो इस टाइप के आर्टिकल पब्लिश कर रहा है कि स्टारमर ने डिनाई कर दिया कि इनको बिल्कुल स्नब कर दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एट द G7 समिट। यहां पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप और कियर स्टारमर की एक बायलैटरल मीटिंग होनी थी। ट्रंप ने मना कर दिया कि उनको यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग करनी नहीं है और उसके बाद एक आप कह लीजिए न्यूज यही उड़ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा है यूके से क्योंकि यूके ने यूएसए की हेल्प नहीं करी ईरान के अगेंस्ट वॉर में। और कियर स्टारमर ने तो यह भी कह दिया था कि यूके किसी भी ऐसी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा जहां पर यूके का इंटरेस्ट नहीं आता। और आप अगर इवन प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, साफ दिख रहा था दोनों कंट्रीज के लीडर्स के बीच में जो एक टाइम पर फ्रेंडशिप गर्मजोशी हुआ करती थी अब नहीं है। इट इज ऑल गॉन। ये बात कई भारतीय पत्रकारों ने भी नोट करी है कि बेयरली अ लुक एक्सचेंज्ड एट द G7 फैमिली फोटो आउटडोर्स बिटवीन पीएम मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप। एक जगह हाथ इन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए मिलाए हैं। कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा वार्मथ है या फिर यूजुअली आपने देखा होगा पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप गले मिलते हैं। पीएम मोदी ने ये अपना ट्रेडमार्क बना रखा है फॉरेन पॉलिसी में कि कई बार जब ये वर्ल्ड लीडर से मिलते हैं, चाहे कहीं भी मिले, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने के लिए उनको आया है या फिर मीटिंग से पहले मिले, तो पीएम मोदी गले मिलते हैं उनके साथ, स्पेशली उन कंट्रीज के लीडर्स के साथ जिनके बहुत अच्छे रिलेशंस है विद इंडिया। ये आप कह लीजिए एक टाइप का एक इंडिकेटर भी बन गया है भारत का कि अगर आपको देखना है कि भारत के साथ एक कंट्री के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं या नहीं, तो आप नोटिस करिए कि क्या पीएम मोदी उस कंट्री के लीडर को हग करते या नहीं करते। इस पर्टिकुलर केस में नो हग्स, सिर्फ एक फर्म हैंडशेक हुआ, एक इंडोर और एक आउटडोर। और जब दोनों लीडर्स टेबल पे इकट्ठा बैठे भी थे तब कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ ऐसा ही लग रहा था कि किसी स्पेशल टॉपिक पे अलग से बात हो रही है। आई थिंक कल जो एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है इंडिया और यूएस के बीच में, वहां पर देखना होगा क्या वहां पर भी सेम टाइप का एटमॉस्फेयर रहता है या फिर उधर एटलीस्ट मीडिया के सामने प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि इंडिया यूएस के बीच में सब कुछ ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम, भारत और उसके बाद इजराइल। इजराइल देखिए हमेशा से माना जाता रहा कि यूएसए का सबसे बड़ा एलाई है। यूएसए का एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा देश है मिडिल ईस्ट में। ट्रंप ने रिसेंटली ऐसी बात बोल दी G7 समिट में जिसको सुनकर इजराइल में कई लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है। ट्रंप ने यह बोल दिया कि अगर मैं ना होता, अगर यूएसए ना होता और स्पेशली मैं ना होता तो इजराइल मिट चुका होता, इजराइल बचता ही ना, इजराइल धरती के सरफेस से बिल्कुल मिटा दिया जाता। और ये कहते हैं कि दुनिया में हर जो स्मार्ट पर्सन है उसको ये पता है। अब ये बहुत ज्यादा एक अजीब सी स्टेटमेंट है, यहाँ पे सुनिए इनकी क्लिप। But you wouldn't have, if it weren't for the United States of America, with me, because Obama was the opposite, Israel would not exist right now. Israel would have been blown off the face of the earth, 100%. And every smart person in Israel knows that. ना ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ यहीं पर रुक गए। उसके बाद ट्रंप ने एक और बड़ी स्टेटमेंट ये भी दे दी इजराइल के बारे में कि इजराइल की जो वॉर चल रही है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, ये बहुत लंबे समय से चलती आ रही है और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और इजराइल देखिए जिस तरीके से काम करता है कि इनको लगता है कि अगर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक हिजबुल्लाह का आदमी है तो उस पूरी बिल्डिंग पे ये बॉम्ब मार देते हैं जिससे कई सिविलियंस मारे जाते हैं। ये काम करने का सही तरीका नहीं है ऐसी बातें बोल देना। ये क्लियरली दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा है इजराइल से
और ये ट्रम्प के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नेतन्याहू ने भी आप अगर देखें तो रिसेंटली एक क्लियर स्टेटमेंट दी, और यहाँ पे मैं बोलूंगा साफ साफ, इजराइल की सरकार और इंडिया की गवर्नमेंट में साफ साफ फर्क है। हमारे यहाँ लिटरली फीलिंग आ रही होती है कि हम कैसे भी करके ना यूएसए को ज्यादा नाराज ना कर दे। जो स्टेटमेंट्स होती हैं जब भी यूएस की बात आती है, ऑलमोस्ट एक पैनिक सा मच जाता है कि वहां पे कुछ मामला खराब ना हो जाए। और अगेन इसके पीछे कई रीजंस भी हैं। यूएसए से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, हम यूएसए से डिफेंस आइटम्स परचेज कर रहे हैं। हमारी जो इकोनॉमी है ये काफी हद तक इंटीग्रेटेड है आज के समय। यूएसए के साथ सप्लाई चेन्स बिल्ड की जा रही है भारत में, जिससे यूएस इकोनॉमी को मदद मिलेगी कि वो चाइना से दूर हो पाए, चाइना से डीकपलिंग अपनी पूरी कर पाए। इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस, इन वेरी सिंपल वर्ड्स। आने वाले टाइम में अगर भारत में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर लोगों के पास थोड़ा और ज्यादा पैसा आएगा, उसके पीछे यूएस के साथ जो हमारा ट्रेड होने वाला है, दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। तो कुछ एस्पेक्ट पे मैं समझ सकता हूं, मगर आप इजराइल का पक्ष देखकर चले। इजराइल लिटरली जो इनका बजट है उसका एक बड़ा हिस्सा इनको मिलता है यूएसए से। यूएसए 35-40 बिलियन डॉलर्स दे चुका है इजराइल को, और इन द फ्यूचर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को यूएसए से और आएंगे। इजराइल की आबादी 1 करोड़ भी नहीं है। ये कंप्लीटली डिपेंड करते हैं यूएसए पर कि कल को कोई अगर ईरान के साथ बड़ी वॉर हो गई या कुछ और हो गया तो उसमें यूएसए इजराइल के साथ खड़ा होगा। इवन इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यही बताया जाता है कि ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी पर बिल्ट है। तब भी बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली ट्रंप को डिफाई करते हुए ये बोला कि जो पीस का समझौता अभी यूएस और ईरान के बीच में हुआ है ना, ये ट्रंप और ईरान के बीच की बातचीत है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैं वहां पे उस पीस समझौते को मानता हूं। यहाँ पे आप देख पाओगे नेतन्याहू ने इजराइल के इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा है। नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया कि अभी जो ये पीस डील हुई है ये ट्रंप की डील है। मैं रिपीट करता हूं, ये डील उनकी डील है, हमारे मतलब इजराइल के खुद के इंटरेस्ट हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, ना सिर्फ ये नेतन्याहू ये भी कहते हैं कि इन द फ्यूचर हम यूएसए से पैसे को लेकर इतना वहां पे निर्भरता नहीं रखेंगे, खुद जो हमको कुछ करना होगा हम खुद ही करेंगे। जो सोच है इन लोगों की, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इंडिया से आप अगर देखो ना, एक अलग ही आपको दिखता है कि एक फॉरेन पॉलिसी, एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी, जहां पे कंट्री अपने इंटरेस्ट को किसी भी और कंट्री के ऊपर रखता है। और आप अगर मुझसे पूछे, अब समय आ चुका है कि भारत यहाँ पर ओपनली कहे कि हमें या तो G7 का पार्ट बनाइए, क्योंकि क्लियरली ये जो समिट है वहां पे अगर भारत नहीं आता, इस समिट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है आज के समय, मार्क कार्नी, एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। इन्होंने रिसेंटली भारत की जो प्रेजेंस है G7 समिट में, उसके बारे में ये शब्द बोले। जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये सुनिए। In Evian, which is the G7, and maybe I'll justify that. First, who's at the table? It's more than the G7. More than half the meeting will include so-called outreach partners, particularly India, the leaders of India, the leaders of Brazil, the Gulf states as well. The leader of Kenya, Mr. Ruto, will be there. So a series of other partners which bring a broader perspective and a broader element of the solution. So that's the first. And it's a recognition that the G7, if it ever did run the world, no longer runs the world or pretends to. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है अपने आप में कि G7 अगर एक टाइम पर दुनिया को कभी चलाता था, अब नहीं चलाता। G7 अगर कहीं पर बैठता है तो वहाँ पर भारत, गल्फ स्टेट्स, ये गल्फ स्टेट में सभी देश आ जाते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर वगैरह और भी बहुत सारे जो देश हैं सब आ जाते हैं। साथ ही साथ ब्राज़ील, ऑफ कोर्स ब्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट मेंबर। इन सब कंट्रीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक मीटिंग की कुछ रेलेवेंस बनती है, नहीं तो G7 नहीं रहेगा। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि या तो G7 का एक्सपेंशन किया जाए या फिर G7 में कुछ एक बदलाव लाए जाए, जिससे हमेशा एक सस्पेंस ना बना रहे कि ये देश भारत को इनवाइट करेगा या नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, डू यू बिलीव कि भारत को एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए G7 का, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, G7 अपने आप में अपनी जो रेलेवेंस है, अपनी जो इंपॉर्टेंस है, ये खोता जा रहा है। ये एक पुराना समिट हो गया है, 2 दिन के लिए लीडर्स मिलते हैं, एक मीटिंग होती है, कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आता। कुछ इस समिट में आपको याद नहीं आ रहा होगा आखिरी बार कोई एक पैकेज अनाउंस किया गया हो, या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट हुई हो जिससे कोई वॉर खत्म हो गई है, या फिर कुछ एक बड़ा इवेंट हुआ है। नथिंग। अगेन आपके ओपिनियन हो सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी शेयर करिएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूँगा आप लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं।
आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunia. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के Data Analytics कोर्स को ज्वाइन किया था which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है, और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247 वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल ID, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।